देखो आदित्य, तुमने मुझे पढ़ाया मेहनत करके, मानती हूँ, लेकिन तुम मेरे लायक नहीं हो। तुम एक गंवार अनपढ़ आदमी हो, जिसकी वजह से मुझे बड़े लोगों के सामने अपमानित होना पड़ता है, तुम्हारी वजह से। काव्या, मैंने समाज से लड़कर, ताने सुनकर तुम्हें पढ़ाया, यहाँ तक पहुँचाया, खून पसीना बहाकर, और तुम ये क्या कह रही हो? वो मेरी मजबूरी थी, समझे तुम? और जितना तुमने लगाया है वो पैसा मैं तुम्हें दे दूंगी, समझे? और ये बेटी तुम अपने पास ही रखो। मैं दूसरी शादी कर रही हूँ एक पढ़े लिखे अफसर से। यह कहानी उस वक्त की है जब काव्या के हाथों में मेहंदी रची ही थी, लेकिन उन हाथों की लकीरों में सिर्फ गरीबी का काला साया था। काव्या अपने गांव की सबसे होशियार लड़की थी। स्कूल की किताबों के पन्ने पलटते हुए वह अक्सर आसमान में उड़ते हवाई जहाज को देखकर कहती, एक दिन मैं भी इतनी ही ऊंची उड़ूंगी। लेकिन किस्मत का लिखा कुछ और ही था। काव्या के पिता एक बूढ़े किसान थे, जिनका खेत साहूकार के कर्ज में डूब चुका था। घर में 2 वक्त की रोटी के लाले थे। एक दोपहर जब काव्या कॉलेज का फॉर्म भरने की जिद कर रही थी, उसके पिता ने रोते हुए उसके पैर पकड़ ली। तो हम सब भूखे मर जाएंगे बेटी। मुझे माफ कर दे, मेरे पास तुझे खिलाने के पैसे नहीं हैं। पढ़ाई कहाँ से कराऊंगा? अगर तू इस घर से विदा नहीं हुई तो हम सब भूखे मर जाएंगे। मैंने आदित्य को देखा है, लड़का अनपढ़ है, मजदूरी करता है, पर उसका दिल सोने का है। वो तुझे सुखी रखेगा। काव्या का सपना उस दिन टूटकर बिखर गया। उसने अपनी किताबें एक पुराने झोले में बंद की और भारी मन से एक मजदूर की पत्नी बनकर उस तंग बस्ती में आ गई जहां आदित्य रहता था। शादी के शुरुआती दिन गरीबी और तंगहाली में बीत रहे थे। आदित्य सुबह से रात तक लोहे की चिलचिलाती भट्टी के सामने खड़ा रहता था। एक रात आदित्य ने देखा कि काव्या खिड़की के पास बैठी चांद को देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। पास ही उसकी पुरानी किताबें बिखरी पड़ी थीं। काव्या, तुम रो क्यों रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? खाना ठीक नहीं लगाया या ये घर पसंद नहीं आया? क्या हुआ? नहीं आदित्य, आप बहुत अच्छे हैं, पर जब भी इन किताबों को देखती हूँ तो कलेजा मुंह को आने लगता है। गरीबी के कारण मेरी कलम छीन ली तब तो। बस यही चूल्हा चौखट मेरी जिंदगी है। नहीं काव्या, तुम्हारी कलम नहीं छीनी जाएगी। अगर तुम्हारे पिता मजबूर थे तो मैं मजबूर नहीं हूं। तुम कल से अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करोगी। मैं अनपढ़ हूं तो क्या हुआ, मेरी बीवी साहिब बनेगी। क्या कह रहे हो आप? घर का किराया, राशन और अब मेरी फीस, आप अकेले ये सब कैसे करेंगे? ये हाथ देख रही हो? ये पत्थर तोड़ना जानते हैं तो अपनी पत्नी का भविष्य बनाना भी जानते हैं। तुम बस अपनी आंखों में अफसर बनने का ख्वाब सजाओ, उसे पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। अगले 2 साल आदित्य के लिए किसी नरक से कम नहीं थे। उसने अपनी नींद बेच दी। ओ आदित्य, आज फिर खाना नहीं लाया या फिर से पैसे बचा रहा है? अरे भाई, ये सफर आसान नहीं था, लेकिन अब हर कदम उसे उसके सपने के करीब ले जा रहा था। आदित्य, ये क्या हाल बना रखा है? हाथ से खून निकल रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं। अरे कुछ नहीं है काव्या, आज फैक्ट्री में ओवरटाइम था तो कुछ लोहे के पाइप चुभ गए। पर खुशी की बात यह है कि आज तुम्हारी उस बड़ी कोचिंग की फीस का जुगाड़ हो गया है। ये लो पैसे, कल जाके जमा कर देना। कितने पैसे? ये तो आपकी 3 महीने की कमाई है। मेरी कमाई का मोल तब होगा काव्या, जब तुम उस बड़ी कुर्सी पे बैठोगी। बस तुम मेहनत करो। अरे देखो तो, साहब की बीवी जा रही है, घर में खाने को दाने नहीं और मैडम को अफसर बनना है। अरे देखो तो, साहब की बीवी जा रही है, घर में खाने को दाने नहीं और मैडम को अफसर बनना है। अरे छोड़ो, बेचारा आदित्य दिन रात मजदूर। अरे आदित्य बेचारा दिन रात कोल्हू के बैल की तरह पिस रहा है और ये मेम साहब शहर की हवा खा रही हैं। अरे छोड़ो चाची, ये तो आदित्य ही पागल है। अरे लुगाई को उतना ही पढ़ाओ, कल को ये बड़ी अफसर बन गई ना तो सबसे पहले इसी आदित्य को लात मारेगी। क्यों बे आदित्य, सुना है तेरी बीवी कलेक्टर बनने वाली है? फिर तो तू अपनी ये फटी बनियान उतार के सूट बूट पहनेगा या फिर वो तुझे अपना अर्दली बना के रखेगी? भाई, मेरी बीवी पढ़ लिख जाएगी तो मेरे पूरे परिवार का नाम होगा।
तुम लोग अपनी फिक्र करो, मेरी फिक्र छोड़ दो। आदित्य, तू पागल है क्या? आज फिर तूने दोपहर का खाना नहीं खाया, बस चाय पी के रह गया। क्यों अपनी जान सुखा रहा है? ओ आदित्य, आज फिर खाली पानी से काम चला रहा है क्या? यार कुछ तो खा लिया कर। अरे छोड़, ये अपने लिए नहीं बचा रहा, मैडम की किताबों के लिए जमा कर रहा है। अरे मदन भाई, भूख नहीं थी आज, बस पेट भरा भरा सा लग रहा है। झूठ बोलता है ये मदन, ये पैसे नहीं बचा रहा अपने लिए, ये पैसे बचा रहा है अपनी बीवी की किताबों के लिए, ताकि इसकी बीवी वो विलायती किताबें खरीद सके। मैंने बड़े बड़े किस्से सुने हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचते ही लोगों की गर्दन अकड़ जाती है। करीम भाई, मेरी काव्या ऐसी नहीं है। उसने मेरे संघर्ष को करीब से देखा है। जब मैं रात को घर आता हूँ और वो मेरे थके हुए मेरे हाथ दबाती है ना, तो मेरी सारी थकान उतर जाती है। वो जानती है कि उसकी एक एक किताब की कीमत मेरे शरीर का पसीना है। इन्हीं 2 सालों के बीच उनके घर में एक नन्ही बेटी ने जन्म लिया, नव्या। अब संघर्ष दोगुना हो गया था। एक तरफ नन्ही बच्ची की देखभाल, उसकी दवाइयां, और दूसरी तरफ काव्या की कोचिंग की महंगी किताबें। एक दोपहर जब काव्या पढ़ाई कर रही थी और नव्या रो रही थी, काव्या ने झुंझलाकर किताब पटक दी। मुझसे नहीं होता ये सब। एक तरफ ये बच्ची रोती रहती है, दूसरी तरफ घर की ये दरिद्रता। शांत हो जाओ काव्या, तुम पढ़ाई करो। मैं नव्या को बाहर ले जाता हूँ, जब तक तुम अपना चैप्टर पूरा कर लो। आदित्य, मेरा सिलेक्शन हो गया। सुना मेरी गुड़िया, तेरी माँ अफसर बनने वाली है। आदित्य, मुझे अब शहर जाना होगा, वहाँ ट्रेनिंग के लिए। तुम बेटी का और अपना ख्याल रखना। ये लो काव्या, ये कुछ पैसे हैं और ये तुम्हारी माँ के कंगन्स जो मैंने गिरवी रखे थे। आदित्य, मैं जा तो रही हूँ, पर वहाँ सब बड़े बड़े लोग होंगे, तो मैं आपको फोन कम कर पाऊंगी। आप नव्या को संभाल लेंगे ना? तुम फिक्र मत करो, नव्या को मैं पलकों पर रखूंगा। तुम बस अपना नाम रोशन करना। आदित्य की आंखों में अब भी उम्मीद थी। काव्या, हेलो। नव्या को बहुत तेज बुखार है, वो तुम्हें याद कर रही है। एक बार उससे बात कर लो, शायद तुम्हारी आवाज सुनकर चुप हो जाए। आदित्य, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे इस समय फोन मत किया करो। मैं अपनी बैचमेट्स के साथ एक बहुत जरूरी डिनर पे हूँ। बुखार है तो डॉक्टर को दिखाओ ना, मुझे फोन करने से क्या होगा? मैं कोई डॉक्टर नहीं बन रही, अफसर बन रही हूँ। और माँ, बापू, मम्मी कब आएंगी? बस बेटा, आती ही होंगी। काव्या, मम्मी, मम्मी, मम्मी। काव्या, कौन है ये आदमी जो तुम्हें इतनी जोर से पुकार रहा है? काव्या, तुम्हारा कोई दूर का रिश्तेदार? नहीं, वो बस मेरे गांव का एक आदमी है। शायद मेरा सामान उठाने आया होगा। काव्या को शहर के सबसे पॉश इलाके में एक सरकारी बंगला मिला था। सफेद दीवारें, मखमली कालीन और नौकरों की फौज। आदित्य जब पहली बार उस बंगले की दहलीज पर पहुंचा तो उसने अपने जूते बाहर उतार दिए। आदित्य, ये क्या तमाशा है? जूते अंदर पहन कर आओ। अब तुम किसी झोपड़ी में नहीं रह रहे हो। और सुनो, कल से तुम इस हुलिये में मेरे घर के सामने नहीं दिखोगे। काव्या, ये तुम क्या कह रही हो? ये घर तुम्हारा है तो मेरा भी तो हुआ ना। और मेरा हुलिया, मैं तो मजदूरी करके ही आया था सीधा। वही तो समस्या है, मजदूरी। अब मैं इस जिले की बड़ी अफसर हूँ। बड़े बड़े नेता और अधिकारी यहाँ आएंगे। अगर वो तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग कहेंगे कि मैडम का पति एक गंदा मजदूर है। काव्या, इन्हीं गंदे हाथों ने तुम्हारी महंगी कोचिंग की फीस भरी थी। तब तुम्हें इन हाथों की गंध बुरी नहीं लगी थी? वक्त बदल गया है आदित्य। तब मेरी मजबूरी थी, आज मेरा रुतबा है। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें एक अदृश्य इंसान बनकर रहना होगा। आज रात घर में पार्टी है, बड़े बड़े लोग आएंगे, तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे, समझे?
तुम अनपढ़ हो आदित्य, तुम्हें नहीं पता कैसे लोगों के बीच रहना होता है। प्रमोशन की खुशी में एक शानदार डिनर पार्टी रखी गई। शहर के तमाम वीआईपी वहां मौजूद थे। काव्या ने आदित्य को सख्त हिदायत दी थी कि वह अपने कमरे से बाहर न निकले, लेकिन नव्या ने जिद की कि वह अपनी मां के साथ खाना खाएगी। आदित्य उसे लेकर जैसे ही हॉल में पहुंचा, सन्नाटा छा गया। आदित्य ने एक साधारण सा कुर्ता पहना था। काव्या एक रईस बिजनेसमैन और मंत्री के साथ हंस हंस कर बात कर रही थी। मैडम, आपके बारे में बहुत सुना है, पर आपके परिवार से नहीं मिले। आपके पतिदेव क्या करते हैं? सर, मेरे पति, वो एक्चुअली विदेश में रहते हैं, अपना बड़ा बिजनेस संभालते हैं। ये हाँ का, ये तो बस घर की देखरेख करने वाले नौकर रखे लिए हैं। काव्या, झूठ की बुनियाद पर खड़ी इमारत बहुत जल्दी गिर जाती है। कह दो इन साहब से कि तुम्हारा पति विदेश में नहीं, इसी शहर की लोहे की फैक्ट्री में खून जलाता है। चुप रहो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात काटने की? तुम्हारी औकात क्या है? एक अनपढ़ गवार मजदूर। तुमने मुझे पढ़ाया तो क्या एहसान किया? पैसे दिए थे ना, ले लो अपने पैसे और दफा हो जाओ यहां से। मेरी बराबरी करने का सपना भी मत देखना। मैं जा रहा हूं काव्या। तुमने आज सिर्फ मुझे थप्पड़ नहीं मारा, बल्कि उस भरोसे का कत्ल किया है जिसके दम पर मैं 18-18 घंटे काम करता था। जाओ, और याद रखना, तुम मेरे पति कहलाने के लायक भी नहीं हो। मेरी और तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है, समझे तुम? मैं आज जहां खड़ी हूं, वहां पहुंचने का सपना भी तुम जैसे लोग नहीं देख सकते। मैं आसमान हूं और तुम सिर्फ जमीन की धूल हो। और अपनी उस बेटी को भी ले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। आज तुम बहुत ऊंची खड़ी हो काव्या, लेकिन याद रखना, ऊंचाई जितनी ज्यादा होती है, गिरने पर चोट भी उतनी ही गहरी लगती है। तुमने मुझे अनपढ़ कहा, गवार कहा, और आज उसी घर से निकाल दिया जिसे बसाने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी थी। पर समय का पहिया घूमेगा काव्या, जरूर घूमेगा। दो साल बाद किस्मत का पलटवार। समय बीता। काव्या अहंकार के नशे में अंधी हो चुकी थी। उसने भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि वो कानून से ऊपर है। लेकिन एक सुबह विजिलेंस की टीम ने उसके बंगले पर छापा मारा। करोड़ों के गबन का केस खुला। जो दोस्त कल तक उसके साथ शराब पीते थे, और उसे 3 साल की जेल हुई। बेटा, रो मत। तेरी माँ ने कहा था ना कि मैं जमीन की धूल हूं। अब मैं तुझे वो आसमान बनाऊंगा जहां तक पहुंचने के लिए उसे अपनी गर्दन ऊंची करनी पड़ेगी। तू पढ़ेगी और तेरा बापू अब सिर्फ बोरे नहीं उठाएगा, बल्कि अपना साम्राज्य खड़ा करेगा। आदित्य, तू पागल हो गया है? रात भर सोता नहीं है, ये लोहे के टुकड़े और पुरानी मशीनें लेकर क्या करेगा? सांवला भाई, लोहा जब तपता है तभी हथियार बनता है। मुझे बस एक मौका चाहिए। इधर नव्या भी बड़ी हो रही थी। आदित्य उसे खुद पढ़ाता और शहर के सबसे अच्छे स्कूल में उसका दाखिला कराया। रात भर जली वो भट्टी, पसीने में थी रट्टी रट्टी, हथौड़ा चला किस्मत बदली, मिट्टी से उठी हस्ती। तूने कहा था धूल हूँ मैं, देख आज आसमान हूँ। तेरी नफरत की आग में टपकर बना मैं चट्टान हूँ। लोहा पिघला सोना बनना मेहनत का ये रंग है। दुनिया देखे खड़ी होकर आदित्य का ये ढंग है। अब ना कोई बोझ है कंधे, ना कोई मजबूरी है। मेहनत से जो खड़ा किया वो मेरा ही पूरी है। बापू, आप इतने बड़े मालिक बन गए, इतनी गाड़ियां हैं, पर आप आज भी उस पुरानी बस्ती के स्कूल में दान देने क्यों जाते हैं? क्योंकि बेटा, मेरी जड़ें वही हैं। और याद रखना, जो अपनी जड़ों को भूल जाता है, उसे काव्या बनने में देर नहीं लगती।
आदित्य, तुमने ये सब कैसे सहा? मैंने तो बस कुछ दिन ये काम किया और मेरी रूह कांप गई। तुमने तो सालों तक अपना खून जलाया ताकि मैं चैन की नींद सो सकूं। मैं कितनी अंधी थी। भैया, क्या मुझे कुछ काम मिल सकता है? मैं पढ़ी लिखी हूँ, हिसाब रख सकती हूँ। अरे ये तो वही भ्रष्ट अफसर है ना जिसकी फोटो अखबार में छपी थी। निकल यहाँ से। तेरे जैसी दागी औरत को काम देकर मैं अपना ईमान खराब नहीं करूंगा। ए औरत, पीछे हट। यहाँ बड़े साहब की गाड़ी आने वाली है। चल भाग यहाँ से। भैया, बस थोड़ी देर खड़े रहने दो। बहुत भूख लगी है। अगर कोई काम हो तो बता दो, झाड़ू पोछा भी कर लूंगी। रुको, कौन है ये औरत? आदित्य, आदित्य, तुम? आदित्य, मुझे मार डालो, मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दो, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया था। मैं इसी काबिल हूँ। आज मुझे समझ आया कि जमीन की धूल मैं थी, तुम नहीं। तुमने पसीने से ये साम्राज्य खड़ा किया और मैंने घमंड से अपना महल उजाड़ दिया। काव्या, मैंने तुम्हें उसी रात माफ कर दिया था जब मैं घर से निकला था। अगर मैं नफरत पालकर बैठता तो आज यहाँ नहीं होता। नफरत इंसान को जलाती है और मेहनत उन्हें चमकाती है। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तुमने मुझे छोड़ा। दुख इस बात का है कि तुमने एक माँ और एक इंसान होने का धर्म भी खो दिया। बापू, ये कौन है और ये फर्श पे क्यों बैठी हैं? इन्हें कुर्सी पे बिठाइए। बेटी, मेरी बच्ची, मुझे देख। मैं। जी, आप कौन हैं? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? नव्या, ये हमारे यहाँ सफाई के काम के लिए आई हैं। इनका कोई नहीं है। बापू, इनकी हालत देखिए। इन्हें सफाई का काम मत दीजिए। ये बहुत थकी हुई लग रही हैं। हमारे पास जो एनजीओ का मैनेजर पद खाली है, इन्हें वहां रख लीजिए। एक औरत होकर मैं इनका दर्द समझ सकती हूँ। बापू, मुझे पता है ये कौन है। तुम्हें कैसे पता नव्या? मैंने संदूक में आपकी और माँ की पुरानी फोटो देखी थी। मुझे पता है कि इसी औरत ने आपको अनपढ़ कहकर घर से निकाला था। मुझे पता है कि इन्होंने मुझे बचपन में लावारिस छोड़ दिया था। आज मेरा मन था कि मैं आपसे वही सब कहूँ जो आपने मेरे बापू से कहा था। मेरा मन था कि मैं आपको बताऊं कि एक मजदूर का खून क्या कर सकता है, लेकिन मेरे बापू ने मुझे अफसर बनना नहीं, इंसान बनना सिखाया है। बापू, इन्हें माफ कर दीजिए, क्योंकि इन्हें जो सजा मिलनी थी वो कुदरत दे चुकी है। आज ये अपनी ही बेटी के सामने एक अजनबी बनकर खड़ी हैं। इससे बड़ी सजा एक माँ के लिए क्या होगी। इन्हें काम दीजिए, पर इन्हें ये एहसास हमेशा होना चाहिए कि जिस धूल को इन्होंने ठुकराया था, आज उसी की छांव में इन्हें रोटी मिल रही है। I am having trouble filling out these forms. It is. All right, let me take a look. We'll sort this out. Yes, the data confirms the projections. We can move forward with the implementation. कुर्सी से नहीं, किरदार से बड़ा बनो, वरना एक दिन सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा।